हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेन जनवरी 2023 अटेम्प्ट के रेडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखिएगा, गाइस चैप्टर वाइज बनाई हुई है मैंने। नीट के और जेई मेन एडवांस सब कुछ उस प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। सो उसको जरूर एक बार चेक करें। ओके, सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। 5 ग्राम of NaOH was dissolved in deionized water to prepare a 40 ml stock solution. ओके, सो अब इन्होंने क्या कहा है कि 5 ग्राम NaOH लिया था इन्होंने और उसको डीआयोनाइज्ड वाटर में डाल दिया। देखिए, डीआयोनाइज्ड वाटर इज नथिंग बट कि प्योर वाटर मान के चले आप। देखिए, वी नो कि जो वाटर में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, जैसे कैल्शियम की होगी, मैग्नीशियम, ये दूसरी जो भी हार्डनेस होती है ना। तो बस इन्होंने कहा है कि जो आपकी रिएक्शन हुई है वो जो सॉल्यूशन में सिर्फ Na+OH नेगेटिव आयंस है या फिर वो H2 है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नहीं है। बस इन्होंने इस तरह से बता दिया। अगर ये ना भी देते तब भी आप यही इस तरह से ही मेथड यूज करके सोल्व करते क्वेश्चन। ओके, तो फिलहाल ये जो सॉल्यूशन बनाया इन्होंने NaOH का वो 450 ml है। ओके, so what volume in ml of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution? ओके, अब देखिए इसमें ये सॉल्यूशन बनाया है 450 ml। ओके, इसमें कुछ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी और बनाना है मुझे 500 ml सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन होगी 0.1 मोलर सॉल्यूशन। जब आप करते हो कि इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ OH नेगेटिव अगर मैं कह दूं, ओके, या NaOH कह दूं, वो अगर इनिशियल जो सॉल्यूशन में है और जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो OH नेगेटिव होंगे जो फाइनल सॉल्यूशन में वो इक्वल होने चाहिए। ओके, नाउ इसमें अब ये देखिए आपको गिवन क्या क्या है। ऑलरेडी आपको जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो M1V1 बेसिकली इनिशियली इक्वल्स टू M2V2। आपका ये सॉल्यूशन यहां से ये बन गया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल जितने भी इक्वल है, अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइनल में होने चाहिए तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 हो जाएगा। तो आप इससे आराम से निकाल सकते हो। अब आपको गिवन क्या क्या, देखिए फाइनल में आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है 500 ml और मोलैरिटी भी दी हुई है 0.1। तो यहां से तो आपका हो गया करेक्ट। अब इनिशियली आपको एक तो मोलैरिटी निकालनी है और वॉल्यूम आपको पूछा हुआ है कि कितना वॉल्यूम लेता मैं अगर इसमें से, ताकि ये वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है। ओके, सो मोलैरिटी M1 अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो आपको दिया हुआ है 450 ml। ठीक है, अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना आपकी, ये V 450 है तो मैंने यहाँ V1 450 क्यों नहीं लिया। ये V1 ही पूछा हुआ है कि कितना इसमें से मैं लूं सॉल्यूशन ताकि ये वाला मैं बना सकता हूं। ओके, अब देखिए ये फिलहाल मोलैरिटी जो सॉल्यूशन की है इन गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकलेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1/V। ओके, अब ये क्योंकि मास दिया हुआ है 5 ग्राम और जो NaOH का मोलर मास अगर आप निकालोगे वो क्या आ जाएगा, NaOH, Na का है आपका 23 + 16 + 1, करेक्ट, ये हो जाएगा 40। तो 5 ग्राम डिवाइड बाई 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा ये। तो अपॉन V क्या हो जाएगा, 450 ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लीटर में करने करेक्ट। तो जो ये पूरी होगी आपकी मोलैरिटी होगी, इसमें ये वाला जो वैल्यूज है पूरी ये हो गई, इसमें V1 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वल्स टू 500 ml इंटू 0.1। ओके, सो बस अब आपको इसको सोल्व करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो V1 क्या हो गया, V1 इक्वल्स टू 500 इंटू 0.1 इंटू 40 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1000 और यहाँ पे वो बच गया ml ये वाला। ओके, जब आप पूरे को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 180 ml। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। जो फाइनल आंसर आपका है वो 180 ml होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली इन बेसिक मीडियम। देखिए गाइस, इसमें आपको ये देखना होगा कि जो देखिए यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है। सो जो 2 H है यहाँ पे, जो ये 2 H अवेलेबल है, ये 2 H है बेसिकली जिनका डीप्रोटोनेशन हो सकता है। राइट, डीप्रोटोनेशन मतलब अगर मैं कोई बेस ला दूं तो वो कितनी जल्दी प्रोटॉन को रिमूव करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दे। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो डीप्रोटोनेशन हो गए। सो बेस्ड ऑन कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा वही आपका जो डीप्रोटोनेशन होगा फास्टर देगा, करेक्ट। अब इसमें जो ये नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली इधर भी
कंजुगेशन में है और इधर भी कंजुगेशन में, इधर एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रहा है। और जहां भी आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है वहां पे बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनता है। अब नाउ ये जो कार्बन आयन है इसमें भी मैं ये कह सकता हूं कंजुगेशन तो हो रही है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अनलाइक दिस केस कि जिसमें CH3 थे और जो थोड़ा बहुत प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे, जिससे जो ये इन कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था थोड़ा बहुत हैम्पर हो रहा था। लेकिन अगर आप इनको केसेस को देखेंगे, जो ये जो लोन पेयर है O पे, ये कंजुगेशन में है और ये लोन पेयर ये भी कंजुगेशन में है। हालांकि ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है और प्लस आर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब भी प्लस M शो करेगा कंजुगेशन में उसका इफेक्ट माइनस आई से हमेशा ज्यादा होता है। तो आप यहाँ प्लस M को कंसीडर करो। प्लस M इफेक्ट क्या कर रहा है, हालांकि देखिए ये लोन पेयर है, ये भी इसमें कंजुगेशन में आ रहे हैं, ये लोन पेयर ये भी इसमें कंजुगेशन में है, ये नेगेटिव चार्ज भी इसमें है। तो कुल मिला के जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है, ये वाले जो कंजुगेशन है कुछ तरीके से हैम्पर कर रहे हैं इसमें। अब देखिए जैसे क्या होगा कि कुछ पिक्चर्स में मैं देख रहा हूं कि ये कंजुगेशन में नहीं है, कुछ पिक्चर्स में देख रहा हूं कि ये कंजुगेशन में है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ये हमेशा आपको कंजुगेशन में दिखेगा, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ। तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है बिकॉज ऑफ दीज OMe ग्रुप्स प्रेजेंट हियर। ठीक है, सेम केस इसमें भी है कि हालांकि ये वाला इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हैम्पर तो इसमें भी हो रहा है। अब क्या होगा, ये इसमें कंजुगेशन में है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये इसी के साथ आपको कंजुगेशन में ज्यादातर दिखेगा। हालांकि इसमें भी कंजुगेशन में होगा, लेकिन क्योंकि ये वाला ये कंजुगेशन इस डायरेक्शन में इससे हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन एनी केस जो मेरा A है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बना रहा है और इस वजह से ये बहुत इजीली डीप्रोटोनेट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, A ओनली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.24 m NaOH। देखिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, जैसे मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl जिसमें एक प्रोटोन दे रहा है ऐसे। ओके, सो अगर ये मैं मोनोबेसिक एसिड है फॉर एग्जांपल HA मान लूं जिसमें H पॉजिटिव प्रोटोन दे रहा है, वो NaOH को रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर रहा है। जैसे अगर सपोज HCl होता तो H2 और NaCl बना रहा है। कुल मिला के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एंड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ HA शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। और वो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ HA मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ moles of NaOH into valency factor of NaOH। now we know कि NaOH भी एक OH नेगेटिव दे रहा है, ये भी एक प्रोटोन, तो दोनों का दोनों वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स हैं जो HA के शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। नाउ बिकॉज नंबर ऑफ मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इससे कैसे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू MV। सो अब मैं NaOH की वैल्यूज दी हुई है, देखिए 25 ml और 0.24 m NaOH, तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इसकी वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख लोगे जैसे M एंड V, यानी M क्या हो गया 0.24, वॉल्यूम क्या हो गया 25 ml में हो गया, ध्यान रखना। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखिए मुझे है ना वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन में जिसमें डेंसिटी दी हुई है। अगर आप गौर से देखिए कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मैं ये सब मोनोबेसिक एसिड्स के लिए हैं, ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ HA कैसा आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है, बस मुझे मास किसी तरीके से अगर मुझे मिल गया तो मेरा काफी इजी हिसाब बन जाएगा। अब मास कैसे निकालोगे, देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA इक्वल्स टू 0.24। 0.24 क्या था, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसमें कितने हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स पर यूनिट लीटर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये 25 ml, 25 ml, ताकि आगे जो यूनिट्स में दिक्कत ना हो। ओके गाइस, सो अब ये लीटर से लीटर कट गया, तो अगर आप देखोगे तो 0.24 इंटू 25 मिली मोल्स हो गए। ओके, सो अब इसमें जब इतना आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, वी नो कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या होगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ HA डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ HA शुड बी इक्वल्स टू 0.24 इंटू 25 मिली मोल्स। तो ये WHA जब मैं एक बार यहां से निकाल लूंगा तो यहां रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा
WHA शुड बी इक्वल्स टू 0.24 इंटू 25 मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास क्या दिया हुआ है 24.2 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोल से मोल कट गया, तो जो WHA आया आपका ये कितना आया 0.24 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 24.2 मिलीग्राम mg हो गया। ओके गाइज, बस अब आपको ये जो वॉल्यूम निकालना है इस पूरी की वैल्यू को यहां पे रख दो, तो VHA शुड बी इक्वल्स टू ये पूरा का पूरा यानी 0.24 इंटू 25 इंटू 24.2 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी दी हुई है 1.21 किलोग्राम पर लीटर, सो 1 kg इज इक्वल्स टू 10 to power 3 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 to power 3 mg। तो ये mg बराबर हो गया, कट गया। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, देखिए ये पूरा अगर आप सोल्व करोगे ये, तो आपकी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी VHA इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 10 to power 6 लीटर्स। आपको पूछा है मिलीलीटर्स में, तो इसको कर देते हैं 120 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 पावर 3 ओके मिलीलीटर। सो अब इसको सोल्व कैसे करोगे कि 120 इंटू 10 पावर माइनस 3 ml, 10 पावर माइनस 2 में पूछा है तो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ml, तो 12 विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An indicator X is used for studying the effect of variation in concentration of iodide on the rate of reaction of iodide ion with H2O2 at temperature. Indicator X forms blue colored complex with compound A present in the solution. The indicator X और compound A बताना आपको। आपने एक जो 11th 12th के या उससे पहले भी जो आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे, स्टार्च का टेस्ट होता है ना, इन फॉर एग्जाम्पल पोटैटो में देखते हो आप, या ब्रेड में वगैरह वगैरह देखते हो, तो जो हम स्टार्च की प्रेजेंस देखते हैं एक टेस्ट होता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं कि पोटैटो के आप ऊपर आयोडीन डाल देते हैं। ठीक है, और एक ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर बनता रहता है, और डालोगे आयोडीन पोटैटो के ऊपर तो और डार्क ब्लू कलर बनता जाता है। ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, अगर आप इसको रिएक्शन को समझ गए हो तो अब ये देखिए, सिंपल एक रिएक्शन होती है कि जब I2 है और वो जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, सिंपल एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है स्टार्च आयोडीन का। ठीक है, अब इसमें जो ये बोल रहा है कि एन इंडिकेटर X इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद H2O2 एट टेम्परेचर। जो आयोडाइड आयन की रिएक्शन हो रही है H2O2 के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन क्या बनती है, I2 बनता है प्लस OH नेगेटिव। देखिए स्टार्च है वो एक इंडिकेटर की यूज कर रहा है, कैसे अब मैं बताता हूँ। देखिए जैसे ही आयोडाइड आयन H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसका ये ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है 0 पे, तो जैसे ये I2 बन रहा है, I2 स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, इस रिएक्शन में H2O2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, ना तो स्टार्च के साथ ना ही आयोडीन के साथ। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में? तो अगर इतनी आपको थ्योरी समझ में आई है, अब देखिए जब मैं कहता हूं X तो मेरा हो गया इंडिकेटर स्टार्च, और कंपाउंड A क्या हो गया मेरा, आयोडीन, बेसिकली I2। ओके, तो X एंड A क्या हो गया, स्टार्च एंड आयोडीन। ऑप्शन नंबर 2, द वॉल्यूम HCl containing this required to complete neutralize NaOH obtained by reacting of 0.69 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम विद वाटर इज। देखिए जो सोडियम इन्होंने बोला है कि सोडियम और H2O के साथ जब रिएक्ट करके जो आपने NaOH बनाया है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि द वॉल्यूम HCl कंटेनिंग दिस ग्राम पर लीटर, इसको न्यूट्रलाइज करना है, जो कि ये NaOH, HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है NaOH को, फिलहाल इतना ध्यान रखें। ठीक, और ये NaOH बना कैसे है, जब मैंने बाय रिएक्टिंग 0.69 ग्राम ऑफ मेटालिक सोडियम को जब आपने रिएक्ट किया था NaOH के साथ, तब ये बना था। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सबसे पहले तो 0.69 ग्राम NaOH ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स में निकाल सकता हूं, यानी 0.69 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम, जो कि आपका 23। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.03 मोल्स आ गए सोडियम के। अब यहाँ पे जितने मोल्स बन रहे हैं, यहाँ सपोज इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं थी, जब काफी पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 0 बचा, तो मैं कह सकता हूं कि 0.03 मोल्स ही बने होंगे NaOH,
क्योंकि यहाँ पे कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है, सिर्फ 1 है। तो फिलहाल इससे मुझे ये पता लग गया कि जो NaOH है मेरा वो है 0.03 मोल्स। नाउ अगर आपको इतना समझ में आ गया कि NaOH आपको 0.03 मोल्स है, अब न्यूट्रलाइजेशन देखिए। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज जो HCl होगा NaOH को, जो इसके इक्विवेलेंट है शुड बी इक्वल टू NaOH के इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl into valency factor of HCl equals to number of moles of NaOH into valency factor of NaOH। H भी मोनोबेसिक है, यानी H पॉजिटिव है, इसका भी OH नेगेटिव एक दे रहा है, ये भी एक दे रहा है H पॉजिटिव, तो वैलेंसी फैक्टर दोनों का 1 हो जाएगा। तो इग्नोर कर दो, यानी N1 इक्वल्स टू N2 होना चाहिए, N1 हो गया HCl। समझ में आ गया गाइस। अब जो N2 था यानी NaOH, वो तो मुझे अभी पता लगी गया था 0.03 मोल्स है, अभी कैलकुलेट किया था रिएक्शन में, तो ये तो डायरेक्ट लिख लो 0.03 मोल्स हो गया। तो यानी जो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है, यानी ये शुड बी इक्वल टू 0.03 मोल्स, और इससे मैं अपना जो वॉल्यूम है वो निकाल सकते। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl इक्वल टू 0.03। अब मोलैरिटी ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मास ऑफ HCl डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस, ये हो गया मोलैरिटी इनटू V ऑफ HCl। अब इसको देखिए, V ऑफ HCl मुझे निकालना है। अब फिलहाल जो HCl है वो दिया हुआ है 73 ग्राम पर लीटर, इसकी मास कंसंट्रेशन दी है, तो एक तरह से मुझको ये दी हुई है, गौर से देखिएगा गाइस, ग्राम पर लीटर ये दिया हुआ है मुझे, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूं, तो यानी 73 ग्राम पर लीटर, तो ये हो गया। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा HCl का 36.5, निकाल लेंगे आप HCl का। ठीक है, 36.5 क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ये ध्यान से देखना गाइस, 73 होगा ग्राम पर लीटर, ये मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई V ऑफ HCl इक्वल्स टू हो गया 0.03 मोल्स। तो ये मोल से मोल कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, तो ये VHCl क्या आ जाएगा यहाँ से 0.03 मल्टीप्लाई बाई ये 36.5 लीटर, और यहाँ पे आ गया 73। समझ में आएगा इस। और जब इस पूरे को आप सोल्व करते हो तो V ऑफ HCl इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.015 लीटर, और पूछा हुआ ml में, यानी 15 ml। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 15 ml। तो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम इज। नो गाइज, इसमें है ना एक चीज मैं आपको और बताता हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना क्वेश्चन को इन्होंने चेंज कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। देखिए, जनरली जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन में क्या होगा, या फेंटली या न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, उसमें देखिए आइडियली ये रिएक्शन बनती है कि जो एसिडिक मीडियम है उसमें जैसे परमैंगनेट आयन है MnO4 नेगेटिव, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है Mn2+ में। ध्यान देखना भी पहले मैं क्या कह रहा हूँ। और जो न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम है उसमें जनरली कन्वर्ट होता है MnO4 नेगेटिव MnO2 में। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या है कि एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट कन्वर्ट हो गया MnO2 में। तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन जनरली अगर ये रिएक्शन इस तरह से स्पेसिफिकली ना दें तो आप यही मान के चलें कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी और न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन होगी। मतलब +7 से +2 में जा रहा है, यानी इसमें कितना हो गया +5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इसमें क्या है +7 से +4 में जा रहा है, यानी इसमें +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए कायदे से तो आपको अब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, बस एसिडिक मीडियम इन्होंने चेंज कर दिया, एसिडिक के बजाय न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम रख देते तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये +7 to +4 हो रहा है, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट। लेकिन वैसे अगर ये मीडियम ना देते तो आप इस तरह से परमैंगनेट टू मैंगनीज ऑक्साइड मीडियम पूछते तो न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम बोलते आप, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्योंकि इन्होंने एसिडिक मीडियम में बता दिया तो लेट जस्ट सी कि क्या रिएक्शन इनकी बनी होगी। बस आपको रिडॉक्स रिएक्शन है तो बैलेंस कर लेना आप। तो इन्होंने कहा है कि MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में इन एसिडिक मीडियम, यानी H आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। सो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो रिएक्शन क्या बन जाती है कि MnO4 नेगेटिव +4H पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन्स
और MnO2 प्लस 2H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेसिकली हो रही है इसमें, तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो आप ऐसे इसको बैलेंस आउट करके भी निकाल सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको फेंटली अल्कलाइन मीडियम वाला बताया था उसको आप, उसमें तो आपको मैं डायरेक्ट बता ही रहा था, तो वहां से भी ऐसे कर सकते हो कि MnO4 नेगेटिव अगर MnO2 में कन्वर्ट करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। सो आई होप आपको गाइज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर थोड़ा सा टिल्ट भी हुआ कि वो भी समझ में आ गया होगा। सो फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस I नेगेटिव इन एसिडिक एंड न्यूट्रल फेंटली अल्कलाइन मीडियम सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली टू। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एसिडिक सॉल्यूशन में जो MnO4 नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में, और न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में MnO4 कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं आयोडाइड आयन से रिएक्शन कराता हूं इसकी, तो आयोडाइड आयन का रिडक्शन होगा। देखिए एसिडिक मीडियम में जो आई नेगेटिव है, क्योंकि इसमें देखिए +7 to +2 चेंज हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होना प्रेफर करेगा, क्योंकि ज्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इस केस में जो I नेगेटिव है वो सिर्फ IO3 नेगेटिव में ही कन्वर्ट होगा। ओके, IO क्या है, +5, समझ में आया, क्योंकि इसमें +7 to +5 में चेंज हो रहा है। तो जो एल्कलाइन मीडियम है या OH नेगेटिव है जो एल्कलाइन मीडियम के, वो फेवर करते हैं IO3 नेगेटिव की फॉर्मेशन को, बट ऑन दी अदर हैंड जो I2 है फॉर्मेशन वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में तो हो गया I2 और फेंटली एल्कलाइन में हो गया IO3 नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। इसमें एक तो आयोडाइड आयन की और एक थायोसल्फेट जो है के पोटेशियम पर मैग्नेट से जो रिएक्शन होती है, ये 2 रिएक्शंस आप याद कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, इजीली रिएक्शन आप सोल्व कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl वाज फाउंड टू रिक्वायर 20 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन व्हेन टाइट्रेटेड यूजिंग K2Cr2 एज एन इंडिकेटर। व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप KCl सॉल्यूशन का निकालते हो तो ये हो जाएगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो I तो आपको निकल ही जाएगा क्योंकि KCl दिया हुआ है, तो वी नो KCl के लिए I क्या होता है, K प्लस एंड Cl नेगेटिव, 2 आयंस में टूट रहा है यानी 2, तो I तो मुझे पता है यहाँ पे 2 हो जाएगा। KF आपको ऑलरेडी गिवन है 2, बस मोलैलिटी किसी तरह से आपको पता लग जाए तो मोलैलिटी जैसे आपने निकाल लेगा और इसमें फॉर्मूले को रख दो, ठीक है। अब गिवन क्या है, देखिए KCl जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, AgCl प्लस KNO3, है ना। अब क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl का वाज फाउंड टू रिक्वायर 20 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन, यानी 25 ml दिया हुआ है इसका। सो जब इसको टाइट्रेशन हो रही है तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट की जब KCl और AgNO3 का जो कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो रही है, तो जब इनका इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या कहेंगे हम कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं KCl सॉल्यूशन के जब इक्वल हो गए होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 के, तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं AgNO3 के लिए निकालूं तो मोलैरिटी क्या दी हुई है इसकी 1, और ये क्या दिया हुआ है इसका 20 मिलीलीटर, तो ये क्या हो जाएगा मिली मोल्स। कैसे, देखिए ये तो आपको पता ही होगा ना कि मोलैरिटी क्या होती है 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये दिया हुआ है 20 मिलीलीटर, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया लीटर में, लीटर से लीटर कैंसिल तो मिली मोल, तो यहाँ इसलिए मैंने मिली मोल लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल्स टू 20 मिली मोल्स। जो नंबर ऑफ KCl जो नंबर ऑफ है मोल्स ऑफ KCl हैं वो शुड बी इक्वल्स टू मिली मोल्स, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एन KCl सॉल्यूशन इज 20 मिली मोल। अब देखिए डेंसिटी दी हुई है ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी KCl सॉल्यूशन की दी हुई है बेसिकली, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 ग्राम पर ml दी हुई है। डेंसिटी क्या हो गया, ये तो मास ऑफ जो KCl सॉल्यूशन है वो क्या हो गया 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 25 ml, ये हो गया 25 ml, ml से ml कैंसिल, तो वेट क्या हो गया 25 इंटू 1, यानी W ऑफ KCl सॉल्यूशन हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 25 ml, ठीक है। अब देखिए KCl सॉल्यूशन है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोला होता, KCl सॉल्यूशन मतलब इसमें वाटर भी है, तो सोल्यूट क्या हो गया, KCl सॉल्यूशन कब बना होगा, जब मैंने KCl डाला होगा वाटर में तो KCl सॉल्यूशन बना, तो सोल्यूट क्या हो गया KCl। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं कि देखिए मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मोलैलिटी निकालनी है।
तो वेट ऑफ केसेल सॉल्यूशन 25 मिलीग्राम, सॉरी, है ना। तो वेट ऑफ केसेल क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो केसेल सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ केसेल सॉल्यूशन क्या है, 20 मिलीमोल। तो यानी केसेल भी इसमें 20 मिलीमोल होगी। ओके, सो ये क्या हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ केसीएल कैसे निकालोगे, 39 प्लस 35.5 यानी इसका के का और सीएल का इंटू 20 इंटू 10⁻³ मिलीमोल थे तो ये मोल में कर दिए। तो इसका मतलब वेट ऑफ केसीएल क्या हो गया, 74.5 इंटू 20 इंटू 10⁻³। सो वेट ऑफ सोलवेंट क्या निकाल दोगे आप, ये माइनस ये। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 23.51 ग्राम्स। ओके गाइज, सो अब देखिए ये अगर आपने इतना निकाल लिया, इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं अब यहाँ पे डायरेक्ट जल्दी जल्दी। मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इनटू 1000। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, 20 मिलीमोल यानी 20 इंटू 10⁻³। वेट ऑफ सोलवेंट क्या हो गया, 23.51, ये ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मोलैरिटी इसकी जो सोल्व करोगे ये आ जाएगी 0.85। इसको इसमें रख दो, तो 0.85 को जब आप इसमें रख दोगे तो टेल टी एफ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 0.85 और ये आ जाएगी रफली आपकी 3.4। इन नियरेस्ट इंटीजर है तो 3 एंड 3 विल बी योर फाइनल आंसर। ये था गाइस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन बार दोबारा देखना इसको, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला है असर्शन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH व्हेन यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक बिफोर द यूज। और रीजन क्या है, ऑन एजिंग KH सॉल्यूशन ऑब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक CO2। देखिए क्या होता है कि जब भी आपका KOH सॉल्यूशन है वो एज हो जाता है, मतलब आपकी शेल्फ पे लैब में पड़ा हुआ है, KOH भी होगा उसमें थोड़ा सा वाटर भी होगा, तो देर आर नंबर ऑफ रीजन जिससे आपका जो CO2 है या जो बेसिकली जो आपका KOH है वो इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें हम यही कह देते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है ऑफ CO2, देखिए क्या होता है, जो KOH है वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करके K2CO3 बनाते हो H2। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो जिसमें आपको KOH की रिक्वायरमेंट है, लेकिन KOH वो इम्प्योर नहीं है, उसमें आपको K2CO3 भी दिख रहा है, तो आपकी जो रिएक्शंस में जो बेसिकली रिएक्शन होंगी फर्दर वो सही नहीं आएंगी, रीडिंग आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से KOH को पहले आपको कंसंट्रेशन उसकी प्रॉपर देख लेनी चाहिए टेस्ट करके क्या हो रहा है। दूसरा एक रीजन और होता है इवेपोरेशन। हालांकि जो ये दूसरा रीजन है इवेपोरेशन बहुत ही मिनिमम में होता है, लेकिन फिर भी अफेक्ट कर सकता है। देखिए जो H2O है KOH सॉल्यूशन का वो इवेपोरेट हो सकता है। ठीक है, जब आप किसी ओपन कंटेनर में रख रहे हो स्पेशली, तो वो थोड़ा सा जो इसका H2 है वो इट कैन गेट इवेपोरेट, और मे बी जो वॉल्यूम है उसमें स्लाइट डिफरेंस आ जाए KOH का, और इसका मतलब कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और एक तीसरा और रीजन होता है कि कंटेमिनेशन भी हो सकता है, कि जैसे आप लैब में काम कर रहे हो, एक्सीडेंटली आपका ओपन जार खुला हुआ था या जार बंद नहीं है, बंद था नहीं, धुला हुआ नहीं था, तो KOH कोई इम्प्योरिटी लगी हुई थी, तो KOH में कुछ भी कंटेमिनेशन हो सकता है और इसकी प्योर कंसंट्रेशन नहीं होती, और जिसकी वजह से वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस है वो गलत आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन में तो CO2 वाला ही दिया हुआ था। तो पहला जो है कि एक्वस सॉल्यूशन KOH का व्हेन यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट्स कंसंट्रेशन शुड बी चेक्ड बिफोर द यूज, दिस इज करेक्ट। और रीजन क्या है, KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक CO2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और रीजन भी सही है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, इसमें इतने थे। एक बार आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर जाके आपको अगर होल हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो बाय।